Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा हेतु चोल संस्कृति से जो संबंधित चर्चाएं उसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने शासन प्रबंधन को आगे बढ़ाते हुए चोलकालीन ग्राम शासन के विषय में अध्ययन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग शासन व्यवस्था के अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि चोल काल में जो शासन व्यवस्था है केंद्र, प्रांत और स्थानीय यानी ग्राम स्तर तक एक सुव्यवस्थित प्रशासन की व्यवस्था दिखती है। इसी कड़ी में आज हम लोग न्याय व्यवस्था, कर तथा राजस्व, फिर सैन्य व्यवस्था इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जो चोलकालीन प्राप्त अभिलेख हैं या साहित्यिक साक्ष्य हैं, उससे हमें चोल साम्राज्य के में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों के गठन का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस तरह चोलों ने, जो चोल शासक थे, उन्होंने नियमित न्यायालयों की स्थापना की थी। और जो लेखों में वर्णन है उसमें हम देखते हैं कि धर्मासन नामक न्यायालय का वर्णन है और यह संभवतः सम्राट का न्यायालय होता था। इसी तरह धर्मासन भट्ट या धर्म भट्ट, जो कि न्यायालयों के लिए पंडितों की नियुक्ति होती थी, उन्हें धर्म भट्ट कहा जाता था। और इन्हीं के परामर्श से विवादों का निर्णय किया जाता था। ये चूँकि कानून के विशेषज्ञ थे, जो भारतीय कानून था वो उसी अनुसार ये परामर्श देते थे जिससे विवादों का निर्णय किया जाता था। हम चोल काल में जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय है, इसके मध्य स्पष्ट अंतर हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपराध थे, अपराधों के लिए जुर्माना का प्रावधान था। जुर्माने से अच्छी खासी रकम का लाभ राज्य को हो जाता था, राजस्व लाभ हो जाता था जुर्माने से। फिर अगर हम देखें तो नरवध या हत्या के लिए, अगर नरवध या हत्या जैसे अपराध कोई व्यक्ति करता है तो वह अपने पाप के प्रायश्चित कर सके, इसके लिए हम देखते हैं कि उसको सज़ा के रूप में मंदिरों में अखंड दीप जलाने इत्यादि का प्रबंधन करने का भी हमें अभिलेखित साक्ष्य मिलता है, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। फिर हम मृत्युदंड का विधान भी कई अभिलेखित साक्ष्यों में देखते हैं, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा अपराध था राजद्रोह भयंकर अपराध माना जाता था और इसके लिए मृत्युदंड से लेकर और उसकी संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई की जाती थी। और एक चीनी लेखक, 13वीं शताब्दी का एक चीनी लेखक चाओ जुकुआ ने चोलों के दंड व्यवस्था का विवरण दिया है। उसमें वह कहता है कि जब प्रजा में कोई व्यक्ति अपराध करता था तो राजा का एक मंत्री उसे दंड देता था, और जब अगर जो अपराध है सामान्य अपराध हो तो लोहे के चौखट में बांधकर उसे 50, 70 या 100 डंडे मारे जाते थे। लेकिन जघन्य अपराधों के लिए उसका सिर काट दिया जाता था या हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था। इस प्रकार कठोर दंड का भी अभिलेखित साक्ष्य में प्राप्त होता है और साहित्यिक साक्ष्य। कभी कभी हम देखते हैं कि आत्मदाह जैसी प्रक्रिया से भी अपराध के लिए दंड दिया जाता था। फिर जो एक प्राचीन परंपरा चली आ रही थी जिसमें अग्नि तथा जल द्वारा परीक्षाओं का प्रावधान था, उसकी भी प्रथा इसमें चल रही थी। हम कुछ अभिलेखित साक्ष्यों से पता चलता है कि पशु चोरी अगर कोई व्यक्ति करता था तो इस अपराध के लिए व्यक्ति की संपत्ति लेकर मंदिर को दान दे दिया जाता था या किसी धर्मार्थ कार्य में लगा दिया जाता था या राजा उसकी राजकोष में जमा करा दिया जाता था। प्रसंग के अनुसार अलग अलग
निर्णय लिया जाता था, लेकिन उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। फिर इस तरह हम देखते हैं कि चोलों का जो न्याय प्रशासन है सुसंगठित एवं निष्पक्ष था और इसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था और न्याय के कार्यों में मृत्युदंड इत्यादि का भी प्रावधान था। अगर हम भूमि तथा राजस्व प्रशासन के विषय में देखें तो राज्य की आय का, अगर चोल राज्य था तो चोल राज्य की आय का भी महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था और जो भूमि कर था वह ग्राम सभाएं एकत्रित करती थी। ग्राम सभाएं एकत्र करके और केंद्रीय प्रशासन को वार्षिक कर देती थी। हम देखते हैं कि कर निर्धारण के लिए पहले सर्वप्रथम भूमि का माप किया जाता था और जो भूमि था वह भूमि का मापन करके उत्पादकता के आधार पे कर निर्धारण किया गया और कर की मात्रा 1/2 यानी आधे से 1/4 भाग तक निश्चित की जाती थी और जो कर वसूल किया जाता था वह नगद और राशि या अन्य दोनों के रूप में था, द्रव्य दोनों के रूप में लिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि राजराज प्रथम के समय में एक बार भूमि मापन हुआ तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में 2 बार भूमि मापन का साक्ष्य हमें दिखाई देता है। अगर हम भूमि की किस्मों की बात करें तो संभवतः 12 की प्रकार के भूमि की किस्मों का वर्णन अभिलिखित साक्ष्यों से हमें मिलता है। फिर अगर ग्राम और नगर में कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनको कर में छूट था, वह था कि निवास योग्य भूमि, गांव हो या नगर हो, उसमें निवास योग्य भूमि पे कर नहीं लगता था। कारीगरों के आवास पे कर नहीं लगता था। उसी तरह तालाब, स्मशान, मंदिर इत्यादि कर से मुक्त थे। फिर पिंडारियों के लिए जो बकरों की बलि का स्थान था पिडारी के लिए, वह भी कर मुक्त था। कुंभकार, स्वर्णकार, लौहकार, रजक, बढ़ई इत्यादि के निवास स्थान भी कर मुक्त थे। इसी तरह हम देखते हैं कि चोल काल में राजस्व विभाग एक पंजी तैयार करता था और उस पंजी को एक नाम भी दिया जाता है, वरित पोत ग कक्कड़ कड़क्कक। वरित पोत ग कक्कड़क्कक, ये थोड़ा शब्द कठिन है तो इसको हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देंगे। हालांकि इतना आप जानिए कि राजस्व विभाग के लिए एक पंजिका तैयार की जाती थी जिसका नाम वरित पोत ग कक्कड़क्कक था। इस तरह जो भूमि कर था वो किस तरह का भूमि था, उसकी किस्म कितनी थी, उसके आय व्यय कितने थे, उसका जो परिक्षेत्र कितना था, किस तरह के किस फसलों की किस्म थी, इसका उत्पादन कितना था, इस सभी का जो ब्यौरा था वो जो राजस्व विभाग की पंजिका में दर्ज हुआ करता था। इसी तरह हम देखते हैं कि जो भूमि कर है कठोरता से वसूल किया जाता था। लगाने के लिए कर निर्धारण में राजा नरमी बरतता था लेकिन वसूली में कड़ाई करता था और इसके लिए हम देखते हैं कि पानी में डुबोने, धूप में खड़े करने इत्यादि का साक्ष्य मिलता है। एक तंजौर के में एक कुछ ब्राह्मण परिवारों ने जब लगान नहीं दे पाए तो वह भाग गए, ऐसा वर्णन हमें मिलता है अभिलिखित साक्ष्यों में। इसी तरह हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम के समय में 3 वर्ष तक अगर कोई कर नहीं देता था तो उसकी जो भूमि थी वो ले ली जाती थी, या कुलोत्तुंग प्रथम के समय में 2 वर्ष तक उनकी भूमि को लेके और उसे या तो दूसरे को बेच दिया जाता था या किसी से गिरवी रख के और वह रकम वसूल कर लिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि अगर बकाया राशि है तो उस पर ब्याज भी लिया जाता था। इस तरह एक उत्तम कर प्रणाली का निर्धारण किया गया था जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। फिर हम देखते हैं कि परिवर्ती चोल शासकों के समय में जब केंद्रीय शक्ति निर्भर पड़ गई तो स्थानीय तत्वों के द्वारा कृषकों का उत्पीड़न होने लगा और हम जनता के द्वारा विद्रोह करने, जो अगर अमान्य अनुचित कर लगाया जाता था जनता पे तो वह जनता विद्रोह भी कर सकती थी। और इस तरह के विद्रोह में हम देखते हैं कि राजराज तृतीय और कुलोत्तुंग प्रथम के समय में कुछ विद्रोह के साक्ष्य मिलते हैं, कृषकों ने विद्रोह कर दिया। फिर अगर कृषकों की स्थिति को ध्यान में ही रख के कर का निर्धारण किया जाता था, लेकिन फिर भी कृषकों पे आर्थिक बोझ रहा होगा तभी तो विद्रोह के भी साक्ष्य मिलते हैं और जो स्थानीय अधिकारी उत्पीड़न कर रहे होंगे। इसी तरह
भूमि कर के अतिरिक्त कुछ अन्य करों की भी चर्चा हम देखते हैं, जैसे व्यापारिक वस्तुओं पे लगने वाला कर, विभिन्न व्यवसायों जैसे खानों वनों इत्यादि पे लगने वाला कर, फिर उत्सवों पे कर प्रमुख कर के रूप में थे। आर्थिक जुर्माने के रूप में जो कर आता था उससे भी लाभ होता था। इन करों के लिए जो चोल काल में पद का विवरण दिया गया है लेखों में, वह है आयम, यह राजस्व कर था। कुडिमई, यह लगान था। मरमज्जाडी यानी वृक्ष कर था। कीड़ा क कासू, यह नर पशु पर लगने वाला कर था। पाडिकावल यानी कि गांव रक्षा के लिए लगने वाला कर था। फिर वसलतीरमम यानी द्वार कर था। पेवरी यानी कि जो तेली वर्ग पर लगने वाला कर था। आजीव कक्कासु यानी कि आजीविकों पर लगने वाला कर था। मगनमई यानी कि कुम्हारों, सुनारों, लुहारों इत्यादि पे लगने वाला कर था। इस तरह कर व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख अभिलेखित साक्ष्यों में मिलता है। इसके लिए जो चोल काल में प्रचलित भाषाएं थी उस रूप में वह वहाँ उल्लिखित हैं। फिर हम देखते हैं कि जो राज की आय है वह व्यापारिक जो पूरा आधिकारिक तंत्र पे व्यय होता था, निर्माण कार्यों में व्यय होता था, दान यज्ञ महोत्सव राजकाज इत्यादि के लिए इन जो आय थी उनका व्यय होता था। फिर अगर हम सैन्य संगठन के विषय में चर्चा करें तो चोल काल में सैन्य संगठन की एक स्पष्ट व्यवस्था में देखने को मिलती है। चोल शासक स्वयं बहुत ही योग्य सेनानायक थे और कुशल योद्धा होते थे और स्वयं युद्धों में भाग लेते थे और अपनी वीरता इत्यादि पे के आधार पे और अपने रण कौशल, युद्ध नीति और रणनीति में उनकी कोई सानी नहीं थी। बहुत सारे विजय किए थे और इनकी विजय राष्ट्रीय स्तर पे तो थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी थी। इस प्रकार जो एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किए थे चोल शासकों ने और उनकी महत्वाकांक्षाएं थी और उसी के अनुरूप उन्होंने सैन्य विभाग का संगठन किया। एक बृहद सेना की नियुक्ति लोग किए थे, जिसमें हमें जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है उससे पता चलता है कि 1.5 लाख सैनिक इनके सेना में थे, जिसमें पदाती यानी पैदल सेना, गज, अश्व और इनके अलावा नौसेना भी, नेवी सैनिक भी इनके अधीन कार्य कर रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं विभिन्न अभिलेखित साक्ष्यों से कि अपने जो नौसैनिक शक्ति थी इसी के बल पे ये लोग जो सिंघल था, श्री विजय का क्षेत्र था, मालदीव का क्षेत्र था, जावा सुमात्रा इत्यादि का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पे विजय किए थे और इस तरह इनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी इसी के कारण थी। इस तरह इनकी एक अपनी एक योग्य सैन्य व्यवस्था थी जिसमें पैदल, अश्व, गज सभी प्रकार के सैनिक थे। सेना के दलों के लिए अलग अलग पदों का उल्लेख किया गया है, जैसे पदाती सैनिक के लिए बेड पेरर, फिर धनुर्धारी सैनिक के लिए बिल्लीगल, फिर अश्वारोही सैनिकों के लिए कुदिरैचेवगर, फिर गज सेना के लिए आनयाट कक्कल कुंजरी मल्लर, आनयाट कक्कल कुंजीर मल्लर, आनयाट कक्कल कुंजीर मल्लर। इस सब नामों को एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको लिखित रूप में भी दे देंगे। फिर इन सैनिकों के अलावा जो राजा होता था उसके अंगरक्षक के रूप में भी सैनिक थे, उनको वेल्लई कक्कारर नाम दिया जाता है, जो केवल सैनिकों की रक्षा में लगे हुए थे, जो राजा की रक्षा में सैनिक लगे हुए थे। इसी तरह कुछ नागरिक कार्यों में भी सैनिकों के शामिल होने की हमें सूचना मिलती है जो अभिलेखित साक्ष्य हैं। इस प्रकार जो चोल सैनिक हैं वो अनुशासित और प्रशिक्षित होते थे। उनके प्रशिक्षण और इत्यादि के लिए खान पान, रसद, वाहन इत्यादि की एक सुनिश्चित स्पष्ट व्यवस्था थी राज प्रशासन की तरफ से। और हम देखते हैं कि जो चोल सैनिक हैं अब बहुत ही उत्साही और
कुशल सैनिक होते थे और इनकी निर्दयता का भी वर्णन हमें देखते हैं कि जब पांड्य और पश्चिमी चालुक्यों से जब या युद्ध करते हैं तो वहाँ बच्चों, ब्राह्मणों, स्त्रियों को मार देना, शत्रुओं को मार देना और नगर इत्यादि को ध्वस्त कर देना। इस प्रकार उनकी निर्दयता और सैनिक क्रूरता भी थी इनके अंदर, लेकिन यह राज्य के एक जो स्तंभ होते थे, जो उसकी सुरक्षा कर सकते थे, और राज्य के प्रहरी के रूप में थे। इस प्रकार जो चोल शासन का पहलू है वह अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ता प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें केंद्रीय स्तर से लेके और स्थानीय स्तर तक एक सुस्पष्ट व्यवस्था थी। इस प्रकार जो चोल साम्राज्य या शासकों का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, केंद्रीय या प्रांतीय, स्थानीय अर्थात ग्राम प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था इत्यादि के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और इसी के साथ ही यह प्रकरण समाप्त होता है। और इसके बाद से हम कुछ धार्मिक स्थिति, साहित्य, कला, स्थापत्य कला इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही चोलों से संबंधित जो लेक्चर की श्रृंखला चल रही है वो समाप्त होगी। 2 या 1 और लेक्चर लेंगे। इसी के साथ विदा देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।